ओके सो हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर डिसेंट स्टार क्लासेस। तो मेरा नाम है आदर्श पटेल और हम और आप यार दोनों मिलकर के डिसेंट स्टार के चैनल पे काफी इंटरेस्टिंग तरीके से बायोलॉजी को धुआं धुआं करते आ रहे हैं और बायोलॉजी की एकदम कोर कॉन्सेप्ट को बायोलॉजी को एकदम निचोड़ दे रहे हैं, मसल दे रहे हैं, एकदम उसका जूस निकाल करके एकदम सीधे खटक जा रहे हैं। इस डिसेंट स्टार के चैनल पे कुछ ऐसा ही एनसीईआरटी डिकोडर वर्जन 2.0 का सीरीज अपना चल रहा है। तो यार हमने शुरू कर दिया था अपना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का जर्नी और इस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पहला लेक्चर आपने देखा था ना, कितना अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया था, कितनी मेहनत लगी है यार एक-एक लेक्चर को डिजाइन करने के लिए। आप यकीन नहीं करोगे, हर एक लेक्चर को डिजाइन करने के लिए ना मतलब 4-4 घंटे, 5-5 घंटे की ऐसे मेहनत लगी हुई है ना? मतलब ये सारा जो कॉन्सेप्ट जिस तरीके के हमने पीपीटी बना के ला रहे हैं, जिस तरह से सोचा जा रहा है, ठीक है ना? इस चीज़ से निकाल कर के मैं आगे कुछ बहुत ही अच्छा क्रिएट करूँगा, ठीक है ना? जिससे लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए यार बिना समय को बर्बाद किए हुए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर में पहला लेक्चर अपना काफ़ी इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ करता था और ये आज का जो लेक्चर है, पर पहला लेक्चर अगर आपने मिस कर दिया है, आप डायरेक्ट सेकंड लेक्चर के अंदर में जंप कर रहे हो, तो मैं रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करूँगा कि यार प्लीज एक बार वो पहला लेक्चर जरूर देख के आओ ताकि दूसरा लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए यार, पहले लेक्चर में हमने ये सीखा था कि डीएनए बनाते कैसे हैं, है ना? कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि डीएनए को हम बनाना सीख रहे हैं। अगर लैब के अंदर में बच्चों डीएनए को क्रिएट करना हो तो हम ऐसे ही करते हैं, जैसे कि हमने पहले लेक्चर के अंदर अपने डीएनए को क्रिएट किया था और आज के और अभी हम जो लेक्चर आपको डिलीवर करने जा रहे हैं, इसमें हम डीएनए की प्रॉपर्टी को बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम खोल देंगे, एक-एक प्रॉपर्टी को खंगाल करके देख लेंगे कि डीएनए की प्रॉपर्टी क्या क्या है? डीएनए एक्चुअल में है क्या चीज़ जिसको हम इतना बचपन से सुनते आ रहे थे 9th में 10th में बस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड एक्चुअल में है क्या चीज़? है ना? तो चलिए भाई आज बिना समय बर्बाद किए, ठीक है ना? खैर समय तो कभी भी नहीं बर्बाद हम करते हैं, पर एनसीईआरटी के जैसे-जैसे हम आगे सीरीज में बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे-ऐसे जो दूसरा लेक्चर है इसमें हम काफ़ी और डिटेल, काफ़ी और कंसाइज़ इस चैप्टर में ना लेवल ऐसे उठता है ना? फिर ऐसे थोड़ा-सा डाउन हो जाएगा, है ना भाई? तो पहला लेक्चर का लेवल ये है, फिर थोड़ा-सा डाउन है, फिर चीज़ें ऐसे उठेंगी, है ना? तो कुछ इसी तरीके से इस चैप्टर को हमें पढ़ते जाना है और जैसा मैं बता रहा हूँ यकीन मानो कि अगर आपने इस तरीके से पढ़ लिया ना, तो एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं जाएगा जो आपको आता ना रहा है। एग्ज़ाम में तो मतलब एग्ज़ाम के पूरी लाइफ़ ये जो चैप्टर है ना बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। बस आप बने रहो यार, बस आप पढ़ते रहो, ध्यान से हर एक चीज़ को सुनते रहो, समझते रहो, ठीक है ना? तो चलिए भाई डीएनए के बारे में एक बार हम और देखते हैं। तो डीएनए को शुरू करने से पहले ये एक चीज़ क्या हम इंश्योर करें, एक चीज़ ये इंश्योर करें कि हम इसका पहले क्या कर लें, फुल फॉर्म देखते हैं क्या होता है? डीऑक्सी क्या बोला? डीऑक्सी राइबो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है ना? डीऑक्सीराइबोज या फिर राइबो न्यूक्लिक एसिड ये अपना है फुल फॉर्म डीएनए का, यही है ना भाई? हाँ सर, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड ये अपना डीएनए का फुल फॉर्म है। तो डीऑक्सी देखो डी लिखा है फिर ऑक्सी, डीऑक्सी का मतलब कि एब्सेंस, डी का मतलब हो गया एब्सेंस और ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन। यहाँ पे डीएनए के अंदर में ऑक्सीजन का एब्सेंस होता है। अच्छा साहब एब्सेंस तो होता है ऑक्सीजन का, पर कहाँ पे? तो 2 प्राइम ओएच जो था अपना पेंटोज शुगर का, याद है ना? 2 प्राइम ओएच जो था अपना पेंटोज शुगर का, वहां पे डीएनए के वाले जो पेंटोज शुगर है मतलब जो डीऑक्सीराइबोज शुगर था वहां पे सेकेंड प्राइम पोजीशन पे ऑक्सीजन एब्सेंट था, ठीक है ना? तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड तो खैर है ही अपना डीएनए, ठीक है ना? देखिए भाई, इसका नेचर क्या होता है? डीएनए का नेचर क्या होता है? तो साहब डीएनए की नेचर की बात जब हम करेंगे, तो डीएनए का नेचर हम बोलेंगे सर इसका नेचर था एसिडिक, है ना? एसिडिक नेचर का होता है और इसके ऊपर में जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, कौन से चार्ज होते हैं? नेगेटिव चार्ज, है ना? नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर में प्रेजेंट होगा डीएनए के। डीएनए का नेचर एसिडिक क्यों होता है? तो ड्यू टू रीजन बोलेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलेंगे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। हाँ सर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। चलिए साहब, अब इसके ईयर किस ईयर में डीएनए की डिस्कवरी हुई थी? तो ये हुई थी 1953 में। किस ईयर में? 1953 में डीएनए की डिस्कवरी हुई थी, ठीक?
अब इसके डिस्कवरर कौन थे? तो सभी आप जानते हैं, वाटसन एंड क्रिक क्रिक वाटसन एंड क्रिक, ये दो साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने डीएनए को क्या किया था भाई? डिस्कवर किया था। वाटसन एंड क्रिक का एक बार फुल फॉर्म आप देखिएगा, पूरा नाम देखिएगा क्या चीज है, और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा वाटसन एंड क्रिक का। मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया, ठीक है ना। वाटसन एंड क्रिक, ठीक। मॉडल, इन्होंने कौन सा मॉडल का डीएनए इन्वेंट किया था? तो जो वाटसन एंड क्रिक ने जिस मॉडल को इन्वेंट किया था, वो था अपना राइट हैंडेड डीएनए। क्या था भैया? राइट हैंडेड डीएनए को इन्होंने इन्वेंट किया था। इसी को हम बोलते हैं बीटा डीएनए। कौन सा डीएनए भैया? बीटा डीएनए। तो ये भी कभी कभी पूछ सकता है कि इनका कौन सा मॉडल था, तो राइट हैंडेड डीएनए या फिर बीटा डीएनए। अच्छा, एक्सरे क्या लिखा हुआ है? तो देखो, एक्सरे डीएनए जो वाटसन एंड क्रिक थे ना, इन्होंने क्या बनाया था, इस डीएनए के बारे में बताया था। पर इसके पीछे का जो मेन आदमी था, अगर ये नहीं होते ना, तो शायद हम डीएनए को आज जान भी नहीं पाते। तो इन्होंने क्या किया था, एक एक्सरे डिफ्रैक्शन की मदद से एक डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है ना। एक्सरे स्पेक्टर एक्सरे क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन की वजह से एक्सरे का डिफ्रैक्शन करके उन्होंने डीएनए का एक मॉडल दिया था। फिर उसी मॉडल का यूज करके और चारगाफ की इक्विवेलेंसी रूल को यूं बोले चुरा करके या फिर यूज करके कौन किया था भैया? वाटसन एंड क्रिक ने इस डीएनए के बारे में लोगों को बताया। तो वाटसन एंड जो क्रिक थे, इन्होंने एक्सरे यूज किया था। तो किसका एक्सरे यूज किए थे इन्होंने? एक्सरे यूज किया था, साइंटिस्ट थे विल्किंस, मॉरिक विल्किंस एंड फ्रैंकलिन्स, ठीक है ना। इनका नाम क्या था भाई? विल्किंस, ठीक है ना, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। विल्किन एंड फ्रैंकलिन, विल्किंस नहीं है नाम में इसका, विल्किन एंड फ्रैंकलिन, ठीक है ना। विल्किन एंड फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन नाम एक बार देख लीजिएगा स्पेलिंग। तो विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने जो एक्सरे डिफ्रैक्शन यूज करके इन्होंने बनाया था, वही यूज किया था। हाँ भाई देखो, अब ये वाटसन एंड क्रिक जो थे, बीटा और राइट हैंडेड डीएनए कौन दिया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने ये डीएनए दिया था, बीटा डीएनए या फिर राइट हैंडेड डीएनए। नोबेल प्राइज किसको मिला था भाई? तो नोबेल प्राइज तो मिला था इनको वाटसन, क्रिक और मॉरिक विल्किंस। विल्किंस में क्यों, मॉरिक विल्किंस इनका नाम था, ठीक है ना। तो विल्किंस को, इन तीन लोगों को क्या मिल गया था भैया? नोबेल प्राइज मिला था, ठीक। निगेटिवली चार्ज होता है डीएनए, हाँ भाई, जो डीएनए अपना निगेटिवली चार्ज होता है, क्यों? क्योंकि तो प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट, एसिडिक एसिडिक ग्रुप होने की वजह से डीएनए के ऊपर में जो चार्ज होते हैं, कैसे होते हैं? निगेटिव चार्ज। और फॉस्फेट का स्ट्रक्चर मैंने आपको, सॉरी, फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर मैंने आपको बना दिया था। यहाँ पे H3PO4 की प्रेजेंस होने की वजह से स्ट्रक्चर क्या हो गया? निगेटिव होता है, ठीक। और क्या वाटसन एंड क्रिक ने यूज किया था? तो इन्होंने हॉलमार्क ऑफ डीएनए के बारे में बताया था। तो खैर, ये जो हम हॉलमार्क पढ़ते हैं ना, ये चारगाफ का रूल है। क्या है? इसको चारगाफ ने डिस्कवर किया था, ठीक है ना। और इसी को इन्होंने हॉलमार्क बोल दिया। खैर, चारगाफ ने क्या बोला था, जो एडेनिन है थायमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, और जो साइटोसिन है भैया, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो साइटोसिन है गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड करके जुड़ते हैं, ठीक है ना। और ये जो बॉन्ड होते हैं, ये जो बॉन्ड होते हैं कौन से होते हैं? तो बॉन्ड जो इन दोनों के बीच में बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन से? हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये कौन से बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है ना। तो एडेनिन थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और साइटोसिन गुआनिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड करके जुड़ते हैं। समझ में आ गया क्या? इसी की वजह से आप देखो, हम बोल सकते हैं यहाँ पे, क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं, जो अपना प्यूरिन होता है, ये प्यूरिन अटैच टू अटैचेस टू पिरामिडिन, ठीक है ना। प्यूरिन जो होता है, ये हमेशा पिरामिडिन के साथ जुड़ता है। इसीलिए डीएनए के बीच में क्या होता है? यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द डीएनए। इसीलिए क्या होता है? यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द डीएनए। इसीलिए डीएनए के बीच में क्या होता है भैया? यूनिफॉर्म जो डिस्टेंस हम देखते हैं डीएनए के बीच में, इसी की वजह से होता है, क्योंकि जो प्यूरिन है अपना पिरिमिडिन के साथ अटैच हो जाता है। इसके साथ हम देखते हैं बैकबोन ऑफ डीएनए। तो आप याद करो, पहला लेक्चर जब हम डीएनए का बैकबोन बना रहे थे, जब हम एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बना रहे थे, तो किस किस चीज से हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बना रहे थे? तो हम दो चीज यूज कर रहे थे। एक तो हम फॉस्फेट, ठीक है ना, फॉस्फेट यूज करते जा रहे थे,
एंड पेंटोज शुगर। एंड क्या यूज कर रहे थे साहब हम? पेंटोज शुगर। समझ में आया क्या? फॉस्फेट और पेंटोज शुगर यूज कर रहे थे तो जाकर के अपना डीएनए का बैकबोन बन रहा था। अच्छा सर, इसमें हम जो नाइट्रोजनस बेसिस भी यूज करते थे ना, नाइट्रोजनस बेस बैकबोन नहीं बना रहा है, ये तो जुड़ रहा है ना। तो अभी हम यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं कि नाइट्रोजनस बेसिस इज प्रोजेक्टेड एट 90 डिग्री। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? एक लाइन सुंदर सा लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट लाइन है कि nitrogenous base is projected inside at right angle, है ना। जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ये अंदर की तरफ प्रोजेक्ट होते हैं कितने डिग्री एंगल पे? तो ये प्रोजेक्ट होते हैं 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक। अब क्या है भाई? नंबर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, मतलब कि एक डीएनए के अंदर में कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होंगे? तो डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है ना। तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होगी, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चैन होगी, ठीक है ना। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चैन होती है, इसीलिए डीएनए इज अ डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। इसीलिए क्या है? डीएनए क्या है? एक डबल स्ट्रैंड होता है। डीएनए में जो डबल स्ट्रैंड होता है, ये क्यों होता है? क्योंकि इसके पास 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चैन होती है और जिसमें से क्या होता है, जो नाइट्रोजन स्पेस होते हैं 90 डिग्री पे अंदर की तरफ प्रोजेक्ट हुए रहते हैं। और डीएनए का बैकबोन कौन बनाता है? तो फॉस्फेट एंड पेंटोज शुगर मिलकर के इस डीएनए की बैकबोन को बनाते हैं, ठीक। और डीएनए की एक और प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल रीजन, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल रीजन, ये क्या चीज होता है? देखो, जैसे कि हम 2 स्ट्रैंड बनाते हैं यहाँ पे डीएनए के, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जैसे मान लो एडेनिन है, ये जुड़ा होगा यहाँ पे थायमिन के साथ, ठीक है ना। चलो मैं ऐसे बना देता हूँ इसको समझाने के लिए। देखो, यहाँ पे एक मान लो है और यहाँ पे एक है, ठीक है ना। तो मान लो एक नाइट्रोजनस बेस जो है, ठीक है ना, दूसरे नाइट्रोजनस बेस के साथ ऐसे डीएनए के अंदर में जुड़ा होगा, ठीक है ना। समझ में आया क्या? तो एक जो चैन है, तो हमने क्या बोला था? 5' टू 3' का डायरेक्शन होता है। तो 5' बोले तो यहाँ पे फॉस्फेट अटैच होगा, फॉस्फेट अटैच होगा, फिर यहाँ पे पेंटोज शुगर अटैच होगा, है ना भाई। फॉस्फेट अटैच होगा, फिर यहाँ पे पेंटोज शुगर अटैच होगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे एक फॉस्फेट, फिर पेंटोज शुगर, ऐसे ऐसे बन करके तो चैन बनी हुई है। और लास्ट में जो 3' है, 3' पे क्या फ्री होगा? यहाँ पे देखो 5' पे अपना फॉस्फेट यहाँ पे फ्री होता है और 3' पे जुड़ा हुआ होता है अपना OH ग्रुप। 5' पे कौन सा ग्रुप? फॉस्फेट ग्रुप। एंड 3' पे जुड़ा हुआ था साहब OH ग्रुप, ठीक। अब देखो OH ग्रुप यहाँ पे जुड़ा है, तो यहाँ पे हम OH ग्रुप नहीं जोड़ सकते। OH ग्रुप यहाँ पे हम नहीं जोड़ सकते हैं, अदरवाइज हम वो हाइड्रोजन निकाल करके डिहाइड्रोजनेशन कर करके, ठीक है ना। अगर हाइड्रोजन सॉरी, अगर हम यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे अगर हम एक फॉस्फेट जोड़ते थे तो यहाँ पे क्या करते थे हम? जो है हाइड्रोजिनेशन कर देते हैं, ठीक है ना। सॉरी, हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं, डिहाइड्रोजिनेशन कर देते हैं। मतलब कि यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? H2 निकाल दे रहे थे, है ना। यहाँ पे क्या कर रहे थे भाई? हम H2 निकाल, जैसे हम देखो यहाँ पे फास्फोरस जोड़ रहे थे, फिर यहाँ पे हम H2 पानी निकाल दे रहे थे। तो अगर यहाँ पे हम अगेन OH ग्रुप ही जोड़ेंगे, ठीक है ना, अगर हम मान लो 3' लिख रहे हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पे OH ग्रुप ही लगा हुआ है। तो इस तरीके से डीएनए नहीं होता। जैसे एक जो चैन होगी ना, एक जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चैन है, ये 5' टू 3' डायरेक्शन जाएगी ना, तो दूसरी वाली जो चैन है ना, अभी उल्टी हो जाती है। ये क्या होती है? 5' टू 3' होती है। समझ में आ गया क्या? एक जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चैन है वो 5' टू 3', तो दूसरी न्यूक्लियोटाइड की चैन ऐसे उल्टी होगी 3' टू 5', तब जाकर के दोनों अपना चैन बना पाएंगे, ठीक है ना। तब जाकर के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन बना पाएगी, ठीक। ये तो चीज हुआ एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब हो गया कि एक चैन जो होगा 5' टू 3' होगा, तो दूसरा जो चैन है एक ऐसा होगा 3' टू 5', ठीक है ना। तो दूसरा जो चैन होगा कैसा होगा? 3' टू 5' ऐसे होगा। तो इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल, मतलब हर एक चैन एक दूसरे का एंटी पैरेलल होगा, ठीक है ना। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट्री बनना चाहते हैं। इस स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब हम चाहते हैं एडेनिन जो है थायमिन के साथ हमेशा अटैच रहे, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये हुआ कि इसके ही जैसा, सेम एज अपोजिट, सेम एज वन अनदर, मतलब इसके ही जैसा हम बनाना चाहते हैं।
और कॉम्प्लीमेंट्री में बनाएँगे तभी जाके एडेनिन थायमिन के साथ और जो है साइटोसिन जो है साहब ये ट्रिपल बॉन्ड बना करके हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा। ठीक है ना? मतलब एक जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन है एग्ज़ैक्टली इसके जैसा होना चाहिए। और हम कॉम्प्लीमेंट्री को कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि मान लो हम जानते हैं कि हमेशा प्यूरिन है ना, तो pyrimidine के ही साथ जुड़ेगा, ठीक है ना? तो मान लो अगर हम एक चेन बनाते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे भैया जैसे मान लो हम एक डीएनए की चेन यहाँ पे बना लेते हैं, जैसे बोल रहे हैं यहाँ पे एडेनिन है, थाइमिन है, यहाँ पे साइटोसिन है, गुआनिन है। तो ये दूसरी चेन पे क्या कौन-कौन से यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जुड़े होंगे? तो हमें पता है हमेशा एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है, अभी चार-ग्राफ के रूल में हमने पढ़ा है। तो अगर एक चेन हमें पता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो इसका वाला जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम हम प्रेडिक्ट कर लेंगे। क्या बोलेंगे कि साहब यहाँ पे थाइमिन जुड़ा होगा, यहाँ पे एडेनिन जुड़ा होगा, इससे एडेनिन और यहाँ पे जो है गुआनिन जुड़ा होगा, यहाँ पे साइटोसिन जुड़ा होगा। क्योंकि ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं आपस में एक-दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये भी हुआ कि अगर एक चेन का कोडॉन हमें दे दिया जाए, तो हम दूसरे चेन के कोडॉन को पता लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि चारगाँव का इक्विवेलेंसी रूल क्या कहा था कि जो प्यूरिन होता है, ये हमेशा प्यूरिमिडिन के साथ जुड़ता है, ठीक ना? तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल का रीज़न भी हमें पता चल गया, ठीक है ना? और स्टेबिलिटी टू गेन द स्टेबिलिटी और इसका रीज़न क्या है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल का रीज़न क्या होता है? टू गेन स्टेबिलिटी, ठीक है ना? गेन स्टेबिलिटी हम चाहते हैं कि हर मॉलिक्यूल जो है ये स्टेबल रहे, ठीक है ना? और डीएनए को तो स्टेबल होना ही पड़ेगा, इसीलिए स्टेबिलिटी के रीजन से ये कॉम्प्लीमेंट्री और एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक? अब चलिए साहब हम पढ़ते हैं डिनेचुरेशन या फिर मेल्टिंग ऑफ डीएनए। तो डिनेचुरेशन ऑफ मेल्टिंग ऑफ डीएनए का मतलब क्या हुआ कि जैसे देखो ये डीएनए के क्या है दोनों स्ट्रैंड है, ठीक है ना? ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है, इसके बीच में नाइट्रोजन बेस पेयर लगे हुए होते हैं, ठीक? अगर हम मान लो कि इसको 100 डिग्री सेल्सियस दे देते हैं ना 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको टेम्परेचर दे देते हैं अपने डीएनए की, ठीक है ना? तो उस टाइम पे क्या होता है जैसे 100 डिग्री सेल्सियस देंगे ना तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे आपस में मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है ना? आपस में क्या हो जाएंगे मेल्ट हो जाएंगे मतलब अलग-अलग हो जाएंगे, दोनों आपस में अलग-अलग हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं डीनेचुरेशन, इसी को क्या बोलते हैं डीनेचुरेशन या फिर मेल्टिंग ऑफ डीएनए, ठीक? पर अगर हम इसको अगेन अगर हम क्या कर दें इसको कम टेम्परेचर दे दें मतलब अब देखो यहाँ पे लगभग हम इसको 25 डिग्री सेल्सियस या फिर जब हम रूम टेम्परेचर पे इसको रख देंगे ना तो दोनों चैन अगेन ऐसे मिल जाएगा आपस में, ठीक? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं रीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं साहब? तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीनेचुरेशन, ठीक है ना? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं रीनेचुरेशन। मतलब कि जैसे ही हम हाई टेम्परेचर पे डीएनए को रखे लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या हो गया अलग-अलग हो करके दोनों चेन अलग-अलग हो गए, ठीक है ना? इनके बीच का जो है हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया। क्या हुआ है? ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हुआ इनके बीच का ब्रेक हो गया है और हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे ही ब्रेक हुआ है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थोड़ी है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो दोनों के दोनों जो एक चैन थे, दोनों के दोनों जो अपने पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चैन है, दोनों के दोनों स्ट्रैंड अलग-अलग हो गए, ठीक है ना? दोनों के दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए? ये अलग-अलग हो गए। ठीक साहब, दोनों के दोनों स्टैंड अलग-अलग हो गए, पर जैसे ही हम इसको रूम टेम्परेचर दिए, अगेन ये दोनों के दोनों आपस में जुड़ गए। अगेन क्या हो जाएँगे? वापस में जुड़ जाएँगे। तो हाई टेम्परेचर पे डिनेचुरेशन, रूम टेम्परेचर पे लाके रख देंगे तो रीनेचुरेशन हो जाता है और इसके पीछे का रीज़न क्या है कि डिनेचुरेशन और रीनेचुरेशन हो रहा है, तो इसके पीछे का रीज़न यही है कि दोनों रीनेचुरेशन के पीछे का रीज़न अगर तुम हमसे रीज़न पूछो तो मैं ये बोलूँगा क्योंकि both chain are both chain are complementary क्या बोले both chain are complementary and anti-parallel both chain are complementary and anti-parallel to each other anti-parallel to each other मतलब कि दोनों के दोनों जो चैन है आपस में क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है एंड एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना? आपस में क्या है कॉम्प्लीमेंट्री भी है और एंटी पैरेलल भी है ना भाई? एंटी पैरेलल टू ईच अदर इसीलिए क्या हो जाता है डिनेचुरेशन और रीनेचुरेशन होता रहता है, ठीक है ना? और यहाँ पे कौन मेन रोल प्ले करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे जो होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड ही देखो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है यही हाइड्रोजन बॉन्ड इसको क्या प्रोवाइड करता है? स्टेबिलिटी, ठीक है ना? तो डीएनए को स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है डीएनए को, ठीक? अब देखो सिग्निफिकेंस ऑफ जीसी कंटेंट का मतलब क्या हुआ देखो,
अगर आप एडेनिन जो है थायमिन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है ना? यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड से जुड़ता है और जो साइटोसिन जो है गुआनिन के साथ या फिर जो गुआनिन है जो है साइटोसिन के साथ ये कितने बॉन्ड बना रहा है? तो देखो साहब, तो ये बना रहा होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना? तो ये जो है ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है और ये जो है डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, ठीक? तो देखो, डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए यहाँ पे हम हाइड्रोजन बॉन्ड लिख सकते हैं, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए लेस एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ, लेस एनर्जी चाहिए। और गुआनिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए हमें? साहब, इसको तोड़ने के लिए हमें चाहिए ज्यादा एनर्जी, ठीक? तो जो यूकैरियोटिक के डीएनए होते हैं, क्या बोला? जो यूकैरियोटिक के डीएनए होते हैं, इसमें ये जो होता है, इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए क्योंकि एटी जो होता है, एटी का कंटेंट ज्यादा होता है। पर जो प्रोकैरियोट के डीएनए, क्या बोले? पर जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होते हैं ना, प्रोकैरियोटिक डीएनए जो होते हैं ना, इसमें जीसी कंटेंट रिच होते हैं, ठीक है ना? तो बताओ किसके डीएनए को मेल्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए? तो प्रोकैरियोटिक, ठीक है ना? तो अगर हम पूछ रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो प्रोकैरियोटिक। क्या बोला? यहाँ पे देखो भैया, हो जाएगा प्रोकैरियोटिक डीएनए का जो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा यूकैरियोटिक डीएनए के साथ, है ना? तो जो प्रोकैरियोटिक डीएनए का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ज्यादा होगा हमेशा यूकैरियोटिक डीएनए के साथ, ठीक? चलिए साहब, अब है अपने पास कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएनए। क्या है अपने पास? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएनए। अब हमें डीएनए के बारे में थोड़ा-सा और पढ़ना है कि एक्चुअल में जो डीएनए का हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसा देखते हैं ना, ये क्यों होता है, ठीक? तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएनए में हम बोलेंगे कि डीएनए जो होता है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोले तो राइट हैंडेड डीएनए, इसी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बीटा डीएनए और राइट हैंडेड डीएनए। समझ में आया क्या? बीटा डीएनए या फिर राइट हैंडेड डीएनए। ये जो ऊपर मैंने लिखा था ना, ये जो बीटा डीएनए या फिर टाइप्स, ये यहाँ पे क्या था? एक मिनट। नेचर, मॉडल, ईयर, नोबेल प्राइज, निगेटिव चार्ज, ठीक है ना? तो ये सब समझ में आ गया होगा। तो ये जो बीटा डीएनए मैंने ऊपर आपको दिखा दिया, लिखा था, यही है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएनए में। हम बोलेंगे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, ठीक? अब देखो, मैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एक बार यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करता हूँ, फिर एक-एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना? चलिए साहब, इसको हम बहुत अच्छा तो मैं नहीं बना पाऊंगा, पर खैर कोशिश जारी रहनी चाहिए अपनी। खैर अच्छा बन गया यार, ये तो हमारी उम्मीद से ज्यादा ही अच्छा है ना? तो एडेनिन देखो, 1, 2, हमें 10 बनाने हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने बन गए भैया? तो ये अपने पास टोटल बन गए हैं 10, ठीक है ना? कितने बन गए अपने पास? ये टोटल जो है अपने बन गए हैं 10। ये 10 क्या है? 10 क्या है? ये जो नाइट्रोजनस बेस आपस में क्या है, ये इसके बीच में है ना? जैसे कि ये ऐसे 10 हैं। अगर मैं एक को थोड़ा सा बना सकता हूँ, जैसे देखो एडेनिन जो है डबल बॉन्ड करके थायमिन के साथ जुड़ गया। इसी तरीके से हो सकता है यहाँ पे जो है साइटोसिन जो है गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड करके, ऐसे हम पूरे सारे के सारे नाइट्रोजनस बेस इस डीएनए के अंदर में क्या होंगे? लगे होंगे, ठीक है ना? तो ये क्या है? ये जो 10 है ना, इसको हम बोलते हैं वन कंप्लीट पिच। क्या है? ये वन कंप्लीट पिच है, ठीक है ना? ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये है अपना, जिसमें 10 आते हैं ना, तो वन कंप्लीट पिच ऑफ डीएनए जो होता है, इसके अंदर में 10 बेस पेयर होते हैं। कितने बेस पेयर होते हैं? तो 10 बेस पेयर होते हैं। समझ में आया क्या? एक कंप्लीट जो पिच बनाया है ना हमने, इसके अंदर में 10 बेस पेयर आते हैं, ठीक? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 10 डंडे बनाए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक? इसीलिए हमने कितने डंडे बना दिए साहब? 10 डंडे बना दिए, ठीक? अब देखो, ये जो राइट हैंडेड डीएनए है ना, तो 10 बेस पेयर है, ठीक है ना? तो ये जो ऐसा टिल्ट हुआ है, ये जो एंगल है, ठीक है ना? ये जो एंगल है, एंगल कितने का होगा? तो देखो, अगर हम सर्कल बना रहे हैं, ठीक, ऐसे पूरा घूमता जा रहा है, देख रहे हो ना? ये चीज है, अगर जो डीएनए अपना ऐसा पूरा घूम गया है, मतलब कि अगर हम इसको ऐसे मोड़ देते हैं, तो एक सर्कल फॉर्म कर लेगा। मतलब कि एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं तो 360 डिग्री का बनता है, ठीक है ना?
तो एक जो ये टर्न हुआ है ना, एक बार ये जो टर्न लिया है कितने एंगल पे बना हुआ है, तो 10 बेस पेयर जो है 360 पे देखो ऐसे कर देते हैं, 10 बेस पेयर जो है, 10 जो बेस पेयर है, जब इसको हम पूरा मुड़ा देख रहे ले रहे हैं ना, जब पूरा देख ले रहे हैं, तो ये अपने पास 360, जैसे यहाँ से देखो ए है और ए है अपना, अगर हम इसको ऐसे आपस में से रोटेट कर दें तो सर्कल बन जाएगा। मतलब जो 10 बेस पेयर है, इस 10 पेयर बेस पेयर तक पहुंचने के लिए एक ऐसा कर्व बनाना पड़ रहा है, ठीक है ना, तो मतलब 360 डिग्री का एंगल बन जा रहा है। तो एक बेस पेयर कितने एंगल पे होगा, ठीक है ना, तो एक बेस पेयर जो है 360 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना डिग्री, 36 डिग्री। तो ये जो 36 डिग्री होता है ना, ये होता है एंगल ऑफ एसेंट। क्या है, एंगल ऑफ एसेंट, ठीक। तो ये जो मुड़ा हुआ है ना, तो ये है एंगल ऑफ एसेंट। समझ में आ गया ना, ये जो मुड़ा हुआ है, जो एंगल बन रहे हैं लगभग 36 डिग्री के ऐसे एंगल, यहाँ पे 36 ऐसे करते 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 यहाँ पे 10 तक आते थे, 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट हो जाता है ना, इसीलिए डबल हेलिक्स अच्छा सा बना पाता है। समझ में आया क्या? अब क्या चीज सर समझना है, हाँ तो एक चीज और समझिए कि ये जो दोनों एंगल है, क्या बोले, दो बेस पेयर जो दो बेसेस हैं, जो ये जो दोनों नाइट्रोजनस बेस है ना, ए वाला और ए वाला, इनके बीच का जो एंगल होता है, ये होता है लगभग 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, तो ये जो एंगल है, ये इसकी वैल्यू है 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितना, एंगस्ट्रॉम। इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कर लेंगे, 10 से डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 0.34 नैनोमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये जो पूरा का पूरा एक कंप्लीट पिच है, ये जो लेंथ है ना 10 बेस पेयर का, इस ये कितना एंगल ये कितना होता है, इसका साइज, तो ये होता है 34 एंगस्ट्रॉम। कितना, 34 एंगस्ट्रॉम, या फिर इसको नैनोमीटर के फॉर्म में करना हो तो 10 से डिवाइड कर दो तो 3.4 नैनोमीटर, है ना भाई, 3.4 नैनोमीटर। और ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट पिच जो है, ये जो कंप्लीट लेंथ है यहाँ से यहाँ तक जो 10 बेस पेयर की है, ये पूरा का पूरा होता है अपना 34 एंगस्ट्रॉम को। अच्छा साहब, और एक चीज बता दीजिए, जो यहाँ से यहाँ तक ये जो बेस पेयर की जो लेंथ है ना, मतलब इसको बोलते हैं डायमीटर ऑफ डीएनए। क्या बोलेंगे, इस चीज को हम बोलेंगे डायमीटर ऑफ डीएनए। क्या बोलेंगे, डायमीटर ऑफ डीएनए, डायमीटर ऑफ डीएनए। तो ये जो डायमीटर ऑफ डीएनए है, ये कितना होता है, तो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना साइज है भैया, इसका साइज है 20 एंगस्ट्रॉम। तो डायमीटर ऑफ डीएनए के बारे में कोई पूछे तो क्या बोल दोगे, 20 एंगस्ट्रॉम का इसका साइज है। तो ये पूरा का पूरा हमको पढ़ना था। इसी तरीके से यहाँ पे दो ग्रुप भी देखने के लिए मिलते हैं। जैसे ये जो है यहाँ पे इस एंगल को, तो इस एंगल को देखो ये ज्यादा टिल्टेड है, इस एंगल को देखो ये कम टिल्टेड है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा मेजर ग्रूव, ठीक है ना, मेजर ग्रूव। और यहाँ पे ऐसे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे जो थोड़ा सा कम टिल्टेड है इसको बोलेंगे माइनर ग्रूव। तो एंगल जो ज्यादा ऐसे एंगल बनाएगा तो मेजर ग्रुप, ज्यादा हमको गड्ढा दिखेगा तो मेजर ग्रुप, और यहाँ पे जो कम एंगल बनाएगा तो इसको बोलेंगे हम माइनर ग्रुप। तो ये सारा कुछ रहा आपके बारे में। खैर डीएनए जो है स्पेक्ट्रम जानते हो ना, जो अपने यूवी स्पेक्ट्रम है उसमें भी जो डीएनए है ये लगभग 260 नैनोमीटर का स्पेक्ट्रम अगर दिया जाए तो इसका भी डीएनए जो है रेडिएट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सब डीएनए का कॉन्फ़िगरेशन रहा जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में। इतना चीज आपको याद रखना है। अब ये सारा चीज ना आपको आगे हेल्प करेगा डीएनए का लेंथ कैलकुलेट करने में। किस चीज को कैलकुलेट करने में, लेंथ कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। आप यहाँ से लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। अगर हम आपको बता देते ह्यूमन के अंदर में टोटल ऐसे कितने बेस पेयर हैं, तो एक बेस पेयर के बीच का दूरी आपको इतना पता है। तो अगर हम बता देते हैं मान लो 6.6 इंटू कितना होता है, एक बार देखो कितना होता है, 10 की पावर 9, ठीक है ना। 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर होते हैं, तो उसमें वैल्यू मल्टीप्लाई कर दोगे इंटू 10 की पावर -10 कर दोगे, क्योंकि एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो लेंथ ऑफ डीएनए तुमको मिल जाएगा 2.24 मीटर, है ना। तो ये सब कुछ रहा अपना स्ट्रक्चर या फिर बोल सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएनए। अब देखो, अब क्या चीज है, अब मेन चीज जो हम बोल रहे थे अभी, लेंथ ऑफ डीएनए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पर कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर में आरएनसीईआरटी ने डेटा दे रखा है, बोल रहा है कि इसका तो एटलीस्ट तुम न्यूक्लियोटाइड जान लो कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो एक जो ये बैक्टीरिया है 5 into 174, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 into 174 हमेशा इसका न्यूक्लियोटाइड छोटे मोटे टेस्ट सीरीज में पूछा जा सकता है बार बार, कभी कभी यूकोलाई और ह्यूमन, मतलब ये जो चारों है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 into
174 के अंदर में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? तो 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड? 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसके डीएनए के अंदर में, ठीक? इसी तरीके से जो लैम्डा बैक्टीरियोफेज है, इसके अंदर में होता है 48506, ठीक है, सॉरी 48502, 48502, ठीक है ना, 48502। खैर इसका एक ट्रिक होता है, मैं आपको बता दूंगा कैसे ये सारे नंबर याद किए जाते हैं, पर अभी समय नहीं है, ठीक है ना। तो 48502 इसके अंदर में लैम्डा बैक्टीरियोफेज के अंदर में इतने बेस पेयर होते हैं। क्या होते हैं? इतने बेस पेयर होते हैं, ठीक। ई कोलाई के अंदर में कितने बेस पेयर हैं? तो 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर इस स्क्रेचिया कोलाई के अंदर में पाए जाते हैं। ह्यूमन के हेप्लॉइड की बात की जाती है। जब ह्यूमन की हेप्लॉइड की बात की जाती है ना, तो कुछ और कंटेंट आएगा, पर हम यहाँ पे डिप्लॉयड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे होता है 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। अगर हेप्लॉइड कंटेंट हो तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 3.3 इंटू 10 की पावर 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इतने बेस पेयर, तो ये जो है डिप्लॉयड कंटेंट का मैंने आपको लिख दिया। क्या लिख दिया भैया? डिप्लॉयड कंटेंट के अंदर में इतने बेस पेयर पाए जाते हैं, ठीक। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड बस इतना था, इतने होते हैं। और चारगाफ इक्विवेलेंसी रूल, जो कि हॉलमार्क ऑफ डीएनए के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, तो चारगाफ इक्विवेलेंसी का क्या रूल कहता है, कैसे इसको समझे। तो देखो, ये जो चारगाफ इक्विवेलेंसी रूल है, कौन दिया था? चारगाफ ने ही दिया था। कौन दिया था? चारगाफ। इसको डिस्कवर कौन किया था? तो चारगाफ ने दिया था। चारगाफ ने क्या प्रपोज किया था? इन्होंने बोला था कि रेशियो ऑफ, इन्होंने क्या बोला था? जो रेशियो इन्होंने बोला था वही मैं लिखता हूं। तो रेशियो ऑफ प्यूरिन एंड pyrimidine, रेशियो ऑफ प्यूरिन एंड pyrimidine इन अ डीएनए, इन अ डीएनए। और ये जो चारगाफ इक्विवेलेंस रूल के दिया था किसके लिए? तो फॉर डीएनए, फॉर डीएनए मतलब डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के लिए ही चारगाफ का इक्विवेलेंस रूल वैलिड करेगा, ठीक है ना, आरएनए के लिए नहीं, ठीक। तो फॉर रेशियो ऑफ प्यूरिन एंड pyrimidine, रेशियो ऑफ प्यूरिन एंड pyrimidine इन अ डीएनए इज कांस्टेंट। जो प्यूरिन और pyrimidine के जो रेशियो होते हैं किसी भी डीएनए के अंदर में, ये क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं या फिर इक्वल होते हैं। तो जैसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे प्यूरिन अपॉन pyrimidine, ठीक है ना, प्यूरिन अपॉन pyrimidine का जो रेशियो होता है ये 1 के बराबर होता है। या फिर इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्यूरिन इज इक्वल टू pyrimidine, ठीक है ना, प्यूरिन इज इक्वल टू क्या होता है? pyrimidine। ऐसे ही इस चीज को हम और ऐसे लिख सकते हैं कि जो एडेनिन है ये थायमिन के साथ, और जो साइटोसिन है ये गुआनिन के साथ, मतलब एडेनिन जो है ये थायमिन के साथ अपॉन गुआनिन जो है, अपॉन गुआनिन डिवाइडेड बाय साइटोसिन, इसका भी जो रेशियो है ये 1 के बराबर होगा, है ना। इसका भी जो रेशियो है क्या हो जाएगा साहब? ये 1 के बराबर होगा। तो चारगाफ इक्विवेलेंस रूल में यही बताया था। जैसे कि मान लो मैं बोल रहा हूँ कि किसी न्यूक्लियोटाइड के अंदर में 60 एडेनिन है, तो कितने थायमिन होंगे? तो 60 थायमिन होंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 80 साइटोसिन है, तो कितने गुआनिन होंगे? तो 80, क्योंकि जितने एडेनिन होंगे उतने ही थायमिन होंगे, जितने साइटोसिन होंगे उतने ही गुआनिन होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं। तो नंबर ऑफ, हम ऐसे बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ थायमिन, नंबर ऑफ थायमिन, ठीक है ना। और नंबर ऑफ, ऐसे ही बोल सकते हैं, नंबर ऑफ साइटोसिन इज इक्वल टू गुआनिन। तो जितना साइटोसिन का नंबर होगा उतना ही गुआनिन का भी नंबर होना चाहिए। ये सब कुछ रहा है अपना डीएनए के बारे में। और इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, ये है सेंट्रल डोग्मा। तो सेंट्रल डोग्मा जो है ये क्या कहता है, इसको भी समझते हैं। ए proposed by the फ्रांसिस क्रिक। क्या बोले? तो फ्रांसिस क्रिक। अरे यार ये क्या मैंने कर दिया, तो मैंने क्रिक का पूरा नाम बता दिया। खैर, अभी मैंने वाटसन का पूरा नाम थोड़ी बताया है, तो एक बार वाटसन का पता करो। इसका तो मैंने एक्सप्लोर कर ही दिया, ठीक है ना। तो सेंट्रल डोग्मा ने कौन प्रपोज किया था? फ्रांसिस क्रिक। सेंट्रल डोग्मा क्या बताता है? सेंट्रल डोग्मा, इट स्टेट्स दैट
It states the flow of information in eukaryotic eukaryotic organism is यूनिडायरेक्शनल। एक सेंट्रल डोग्मा क्या बताता है? ये बताता है, ये कहता है कि इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होता है ना, ये हमेशा यूकैरियोटिक में तो हमेशा यूनिडायरेक्शनल में ही होगा। ठीक है ना? क्या बोलता है? सेंट्रल डोग्मा ही बोलता है कि जो इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर में हमेशा एक डायरेक्शन के अंदर में होगा, मतलब यूनिडायरेक्शनल के तरीके से होगा। ठीक, एक्सेप्ट एक्सेप्ट सम वायरसेस। ठीक है ना? एक्सेप्ट सम वायरसेस जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है ना? एक्सेप्ट सम वायरसेस। एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम? जैसे HIV वायरस, क्या बोल सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हैं HIV वायरस के अंदर में जो सेंट्रल डोग्मा है इसको फॉलो नहीं करता है। ठीक, अब सेंट्रल डोग्मा में ऐसी क्या चीज बता गई थी, तो इसको भी देखिए। सेंट्रल डोग्मा में ये बोला गया था कि ये जो अपना DNA है, ठीक, तो DNA से बनेगा mRNA। ठीक है ना? DNA से क्या बनेगा साहब? तो mRNA, और mRNA से बनेगा प्रोटीन। और यही जो प्रोटीन होते हैं आप सब जानते हैं कि करेक्टर के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है ना? हमारी करेक्टर कैसी है इसके लिए, जो हम कैसे हैं, हम काले हैं, पीले हैं, गोरे हैं, ठीक है ना? हमारी हाइट वेट जो भी है, इस सब चीज के लिए जो करेक्टर है अपना, एंजाइम किस तरीके की बनेगी, कौन से तरीके की अमीनो एसिड बननी चाहिए, ये सब कौन डिसाइड करेगा? तो प्रोटीन डिसाइड करेगा। ठीक, अब देखिए जो डीएनए से आरएनए बनने की जो कहानी है, ये क्या होती है? पर डीएनए से तो खुद डीएनए बनाया जा सकता है। ठीक है ना? जब डीएनए से डीएनए की फोटोकॉपी, समझे, डीएनए दे दिया तो डीएनए की फोटोकॉपी निकालने का मतलब इसी के जैसा रेप्लिका बना देना, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए भी पढ़ना है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। TRANS, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, और mRNA से प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं साहब? ट्रांसलेशन। तो डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन कहलाता है, डीएनए से mRNA बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। और mRNA पे जो कोडॉन लगे हुए हैं, ठीक है ना, जो mRNA पे जो कोडॉन लगे हुए हैं, यहाँ से खैर mRNA पे कोडॉन नहीं, यहाँ पे एंटी कोडॉन लगे हुए हैं। तो mRNA पे जो भी कोडॉन, खैर टीआरएनए पे, सॉरी, एंटी कोडॉन लगा होता है। mRNA पे जो भी कोडॉन है, इस इससे प्रोटीन निकालना, इससे अमीनो एसिड निकालना, ठीक है ना? तो इससे अमीनो एसिड निकाल करके फिर प्रोटीन बनाना, अमीनो एसिड को जोड़ देंगे तो प्रोटीन बन जाएगा। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि mRNA पे जो भी जुड़ा हुआ कोडॉन है, उसको पढ़ पाना, उसके इंफॉर्मेशन को डिकोड करना, उसको ट्रांसलेट करना, उसी को बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब मैंने एक्सेप्शन वाली जो बात बोली है, तो कुछ वायरसेस के अंदर में यहाँ पे बस उल्टा हो जाता है। क्या होता है? ये आरएनए से डीएनए बना देते हैं। जैसे यहाँ से डीएनए से आरएनए बना है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो रिवर्स ऑर्डर भी फॉलो कर लेते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है ना? इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है ना? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, या फिर किसी किसी बुक में यहाँ पे इसको टेमिनिज्म भी बोला जाता है। ठीक है ना? इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, शॉर्ट फॉर्म में आरटी, और इसको टेमिनिज्म भी बोलते हैं। ठीक, तो ये सारा कुछ रहा। फ्रांसिस क्रिक ने जो सेंट्रल डॉगमा प्रपोज किया था, और ये जो कुछ भी आज हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, ये सब डीएनए का बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं था कि जो यार आपने पढ़ा हुआ नहीं था, है ना? तो इस लेक्चर के अंदर में सब कुछ आपने पढ़ा हुआ था, क्योंकि पिछले वाले लेक्चर में यार हमने काम को क्या कर दिया था, काफी आसान बना दिया था पिछले वाले लेक्चर में। और मेरी हमेशा कोशिश रहती है जो पहला लेक्चर हो ना, काफी इंट्रोडक्शन, ये क्या होता है? बेस होता है, फाउंडेशन। अगर आपको एक बड़ी सी बिल्डिंग बनानी है, तो जब तक आप उसका फाउंडेशन नहीं तैयार करोगे, तो कैसे हो पाएगा? ठीक है ना? अगर ऊंचाई पे चढ़ना है, अगर चाहते हो कि पूरी बायोलॉजी बहुत ही अच्छे तरीके से तुम्हें बहुत ही इजीली सब कुछ समझ में आए, तो किसी भी चैप्टर का ना जो पहला लेक्चर होता है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर होता है, हो सकता है मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर थोड़ा-सा आपको बोर करे, पढ़ाने का आइडिया थोड़ा बोर करे, लेकिन ये आपके यार फाउंडेशन को एकदम मजबूत कर देगा, ठीक है ना? इसके ऊपर आप जो कुछ भी समझना चाहो,
सब कुछ कर लो, ठीक है ना? देखो ये जो भी 1-1 घंटे का लेक्चर हम आपको पढ़ा रहे हैं, इतनी मेहनत तक हम और आप यार दोनों ऑब्वियसली मिल के कर रहे हैं, ये थोड़ा-सा हो सकता है, थोड़ा-सा बोरियत लग सकता है, थोड़ा-सा लग सकता है, थोड़ी थकान आ सकती है, ठीक है ना? थोड़ा-सा लग सकता है कि थोड़ा-सा इसमें और मौज-मस्त होनी चाहिए, पर नहीं यार, इसको काफ़ी कंसंट्रेट करके, काफ़ी एक एक चीज़ को समझ करके, हर एक चीज़ को एक-दूसरे से लिंक करते हुए चलो, इससे थोड़ा तुम्हारा टाइम भी बचेगा और जल्दी-जल्दी तुम चीज़ों को सीख पाओगे, है ना? तो मेरा ये जो पूरा सीरीज़ आप देख रहे हो ना, लास्ट में का आपका एक टाइम पे आएगा ज़रूर आप देखना, ये सारे लेक्चर प्रीमियम हो जाएँगे, ठीक है ना? पर तब तब आप सोचोगे कि यार काश हम पढ़ लिए होते उस टाइम पे, ठीक है ना? तब आपको इसकी कीमत समझ में आएगी। ठीक है ना? तो ऐसा मत करो जो चीज़ जैसी पढ़ाई जा रही है इसको ऐसे पढ़ते जाओ, है ना? अगर मान लो ये 20 लेक्चर का ये पूरा मॉड्यूल बेसिस ऑफ इंटेंस हम आपको पढ़ाते हैं, तो पूरा 20 लेक्चर पढ़ो यार। इससे क्या हो जाएगा वो आपका फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना कि पूछो ही मत, ठीक है ना? क्योंकि बड़ी इमारत बनाने के लिए फाउंडेशन बिल्ड करना पड़ता है। ऐसे छोटी-मोटा कुटिया तो यार कहीं पर भी बन जाएगी, है ना? कुटिया तो पानी में भी तुम बना सकते हो, ठीक है ना? पर बुर्ज खलीफा तो पानी में नहीं बना सकते हो ना भाई। बुर्ज खलीफा बनाने के लिए नीचे बहुत अच्छा बेस चाहिए होगा, नीचे एक बहुत गहराई के अंदर में उसका बेस बनाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से अगर अच्छा स्कोर करना है, अच्छी पढ़ाई करनी है, तो बेस ऐसे ही क्लियर करना पड़ेगा। फंडामेंटल ऐसे ही क्लियर होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करना इसी को बोलते हैं, ठीक है ना? कोई भी गॉड गिफ्टेड कोई भी इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं। होती होंगी, पता नहीं कुछ सर्टेन लोगों में होती होंगी, हम नहीं हैं यार गॉड गिफ्टेड। हम क्या करेंगे, हम मेहनत करेंगे। मेहनत करके हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे क्योंकि गॉड ने हमें भी बनाया है और गॉड ने उन्हें भी बनाया, हो सकता है उन्होंने थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी किसी को बना दिया होगा, ठीक है ना? पर एक टाइम पे सबको यार मेहनत करना पड़ेगा, सबको रगड़ना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, तभी जाकर के हम चमकेंगे, है ना? चलिए भाई, इन्हीं सब खूबसूरत बातों के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं और इसी तरीके से के साथ हमारे साथ पढ़ते रहिए, हँसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए एंड ऑलवेज साइनिंग स्टार।